हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट का एक लेक्चर यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट की उसके बारे में देखेंगे और करंट बेस्ड देखेंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंट की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में और भारत में भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एकदम शांति से आराम से देखिएगा लेक्चर को, हो सकेगा तो कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँ तो उसे भी नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उसको कमेंट करिएगा। और यहाँ पर पूरे तरीके से अपडेटेड यह लेक्चर है, मतलब अपडेट किया गया करंट बेस जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो एकदम आसानी के साथ आराम से देखिए और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है, सामने दिख क्या रहा है, UNFCCC की बात हो रही है। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1992 में हुआ, 1992 में, जिसको अर्थ समिट कहते हैं। अर्थ समिट हुई थी 1992 में, है ना। रियो अर्थ समिट, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में यह समिट 1992 में हुई। उसका टोटल, हाँ, और इसकी थीम जो थी, मतलब किस शीर्षक के साथ यह समिट हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट इसकी थीम थी। यह समिट हुई थी 1992 में हुई थी रियो दी जेनेरियो में। पहली बार पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस प्रकार की समिट हुई, ओके, रियो दी जेनेरियो में। उस समिट से दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण निकल के सामने आई। CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC निकल के आया, जो आज की डेट में COP26 अभी हुआ है, तो यहीं से यह निकल के आया, है ना। तो द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से 1992 में रियो दी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई। थीम थी द फ्यूचर वी वांट, ओके। उस वहाँ से निकल के आया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी प्रतिवर्ष समिट होती है, ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं, अब हम पीछे चलेंगे। यहाँ पर पूरे तरीके से करंट बेस्ड पूरे तरीके से अपडेट आपको दी जाएगी। तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो रियो दी जेनेरियो से निकल के आया, उसकी समिट जो होना शुरू हो गई 1995 में COP1 हुई, COP3 हुई, COP3 हुई 1997 में, COP3 हुई 1997 में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल वहाँ से निकल के आया और इसमें जो है कि इमिशन रिडक्शन, इमिशन या मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। उसमें बात साफ साफ कही गई कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम एक ही है, मतलब कॉमन सबका है, लक्ष्य एक ही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन रहेगा और जो डेवलपिंग है उनके ऊपर कम, यानी जो विकसित देश हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन रहेगा। वो लोग ऑलरेडी इतना ज़्यादा इमिशन कर चुके हैं, इसलिए ये चीज़ निकल के आई। और विकासशील देश हैं, उन लोगों ने अभी शुरू किया है, तो इसलिए उनके ऊपर कम, है ना। तो ये चीज़ निकल के क्योटो प्रोटोकॉल से आई और इसमें जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वगैरह की बात हुई। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी 1997 में COP3 हुई थी। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर अडॉप्ट किया गया, 11 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इसका रेटिफिकेशन प्रोसेस था जो 16 फरवरी 2005 को एकदम तरीके से इंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब लागू हो गया सभी देशों के ऊपर, है ना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको याद रखिएगा। इसमें कई चीज़ें थी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और इमिशन ट्रेडिंग था। अब इसी COP26, अभी COP3 की हम बात करें 1997 में क्योटो जापान में, अब हो चुकी है COP26। उसके पहले जो महत्वपूर्ण थी COP21 जो हुई थी पेरिस में 2015 में पेरिस में COP21 हुई, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी टिकाऊ विकास कहते हैं ना, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स COP21 में एडॉप्ट किए गए 17 गोल हैं और जिनका टारगेट है कि 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है,
ठीक है, क्या बात हो रही है कि क्योटो प्रोटोकॉल जब आया तो वहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, लेकिन अभी वर्तमान में जो 2021 में COP26 हुई, अब COP27 आगे होगी 2022 में, जो वर्तमान में हम लोग चल रहे हैं, इस पृथ्वी को बचाने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो पर्यावरण का लेक्चर चल रहा है, तो यही सब इसमें चल रहा है। और 2015 में COP21 हुई, वहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की भी बात हुई, उसको कम करने की। और उसके अलावा वहाँ पर 17 गोल्स जो थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको भी प्राप्त करने का टारगेट फिक्स किया गया, 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है, यही बात हो रही है। ओके, तो COP21 में ये चीज़ें हुई। अब बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आ गई, तो पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख लेते हैं, फिर इसके बाद COP26 पर आते हैं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा हम लोग पृथ्वी से इतना ज़्यादा चीज़ें सब ख़त्म ना कर दें कि आने वाली जनरेशन के पास कुछ बचे ही ना, पर्यावरण को हम इतना नुकसान कर डालें कि आने वाली जनरेशन सांस ना ले पाए, है ना, ऐसा पर्यावरण उन्हें मिले। तो इस प्रकार से विकास किया जाए कि आने वाली जनरेशन भी रह सके इस धरती पर, है ना। ऐसा ना करें कि अपने माता पिता की पूरी ज़मीन जायदाद बेच दें, आने वाली जनरेशन रोड पे रहे, है ना। यही बात है, कुल मिला के यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा करें कि पिछली वाली हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा जो लोग हैं इस प्रकार से, उनकी भी ज़मीनें बची रहें और कुछ और प्रयास करें कि बढ़ जाए, है ना। ट्राई टू लीव द अर्थ बेटर प्लेस दैन व्हेन यू अराइव्ड, है ना। तो ऐसा करिए कि एक अच्छा प्लेस बना रहे धरती, है ना, जब से आप इस धरती पर आए हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ओके, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मतलब कि याद नहीं आ रही उनकी कोटेशन, ऐसे उन्होंने कहा है कि इस धरती पर सब कुछ है, मतलब कि किसी के खुद की, चलिए उसको देखेंगे, याद नहीं आ रहा है उनकी। हाँ, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट पहली बार निकल के कहाँ से आया, एक ब्रंटलैंड ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी में आपके साफ साफ दिया है, 10th क्लास या 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा गया, वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी गई हैं और इसीलिए बार बार घूम घूम के पूछता है। और वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट 1987, ब्रंटलैंड कमीशन भी कहते हैं या फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो 1987 में आया था, जो उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी पूछा गया आवर कॉमन फ्यूचर, ये इस टाइटल से रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ओके, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी उसको कहा जाता है, ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है ना। तो पहली बार ये चीज़ हुई, ठीक है। तो चलिए, ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो 17 गोल हैं, 17 टारगेट जो रखे गए हैं 2030 तक प्राप्त करने के लिए, इंड पावर्टी, इंड हंगर, हेल्थ एंड वेलबींग, प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर ऐसा बना दें कि जिसमें सारे भी जो 17 गोल्स हैं एक साथ याद हो जाए ट्रिक के द्वारा। अभी तो ट्रिक नहीं उपलब्ध है, लेकिन हम बना देंगे। चलिए पीछे देखते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई, सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स रहिए। COP26 अभी हमारे सामने हो रही है, हम लोगों की आंखों के सामने हो रही है। बाकी 1992 में तो कुछ लोग शायद रहे भी हो। तो COP26 सम्मेलन 2021 में हुआ और ये आपको पता है कि ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुआ था। COP26 यूके के आलोक शर्मा यहाँ पर अध्यक्षता किए थे, भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री। और इस COP26 में बातें वही पृथ्वी को बचाने के लिए, जीवाश्म ईंधन वगैरह कम करने के लिए बात यहाँ पर है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत रणनीति भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पर दिए। और भारत का टारगेट रखा गया कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेगा भारत, ऐसी बात वहाँ पर कही गई। और पंचामृत में और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, चलिए देख ही लेते हैं। वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अच्छे ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएंगी। भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, 1 बिलियन टन की कमी करेगा। भारत अपने घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 45% से कम करेगा। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो तो सिस्टम भी स्थापित करेगा, जो कि हमारे वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट में की वृद्धि होगी। तो पंचामृत रणनीति COP26 में थी। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन और बन सकते हैं, COP27 कहाँ पर होगी, तो मिस्र में होगी।
और कॉप 28 जो होगी 2023 में यूएई में होगी, याद रखिएगा। और कॉप 25 कहाँ हुई थी, ये आपका कर्तव्य है, कमेंट करिएगा, ठीक है। कई बार हमने पूछा है, अब यहाँ पर बताना ज़रूरी था, बात वहीं सब चल रही है। तो कई चीज़ें हमने अब देख लिया। हमने क्या देख लिया कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो अर्थ समिट जिसको कहते हैं वो 1992 में हुई थी। उसका जो जिस शीर्षक के साथ हुई थी द फ्यूचर वी वांट। उसके पहले हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन जो उसकी रिपोर्ट से आया था, ब्रंटलैंड कमीशन आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से वह रिपोर्ट थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। और कॉप 20 जब UNFCCC वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ 1992 में रियो दी जेनेरियो में, तो वहाँ पर 21st सेंचुरी के लिए यानी एजेंडा 21 की बात की गई, एजेंडा 21 की बात की गई। और वहाँ पर दो चीज़ें निकली, CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और UNFCCC के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और फिर UNFCCC की तीसरी मीटिंग जो COP 3 होती है, क्योटो जापान में होती है और जो लागू हो जाती है 16 फरवरी 2005 से ना, 2005 से उसको पूरे तरीके से यही 16 फरवरी 2005 ही है, हाँ 16 फरवरी 2005 से इंटर्ड इनटू फोर्स, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल, फिर हमने देखा कि वही COP 3 हुई थी, फिर COP 21 हुई 2015 में पेरिस में हुई थी, जिसमें जो 17 टारगेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक प्राप्त करना है, ओके। और हमने यहाँ पर COP 26 की बात की जो हमारे सामने अभी हुई है। COP 27 मिस्र में होगी, COP 28 कहाँ पर होगी, UAE में होगी, ओके। तो ये सब चीज़ें हमने देखा और पंचामृत रणनीति देखा, तो ये हो गई। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, एकदम धैर्य रखिए, शांति से सुनते रहिए, लेक्चर बड़ा होगा, कोई समस्या नहीं है, एक ही लेक्चर में इसको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो शांति से देखते रहिए। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, यानी यही सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टारगेट था वही 2020-21 जब टारगेट ये रिपोर्ट आई 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इसको। और 2020-21 की रिपोर्ट है, इसके बाद वाली मतलब अभी 22 वाली रिपोर्ट नहीं आई है। तो 2020-21 में जहां एक बार फिर केरल शीर्ष स्थान पर है, वहीं बिहार सबसे निम्न स्थान पर है। केरल फिर टारगेट में मतलब पिछले वर्ष भी था, एक बार फिर से केरल टॉप पर है और बिहार सबसे आखिरी नंबर पर है इस रिपोर्ट में। और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट में। केरल, हिमाचल, तमिलनाडु टॉप 2, केरल नंबर 1 पर, हिमाचल तमिलनाडु दूसरे पे, आंध्रा गोवा तीसरे नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ टॉप पर है और दिल्ली जो है कि दूसरे स्थान पर। चंडीगढ़ नंबर 1 पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर है, बिहार सबसे आखिरी स्थान पर है, बीच में उत्तर प्रदेश इधर बहुत दूर है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकली। बिहार, झारखंड, असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, केरल जो है कि पहले नंबर पर फिर से एक बार है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे आंध्रा गोवा है, सबसे आखिरी पे बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर बिहार है। बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन में। अब ऑल ओवर वर्ल्ड यानी ओवर पूरे अर्थ की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 14 जून 2021 का ये सूचकांक है। सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है, 17 लक्ष्यों को जो प्राप्त करने का 2030 तक का रखा गया है। और इसमें देखिए जहां यूरोपीय देश फिनलैंड स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर, वहीं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 165वें स्थान पर है। फिनलैंड जो है कि टॉप पर है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है एकदम आखिरी 165वें स्थान पर है। बात भारत की होगी तो भारत जो है पिछले वर्ष रैंकिंग में 117वें स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष जो है 2021 में 120वें स्थान पर है। क्या देखा हमने, फिनलैंड इस रिपोर्ट में जो है कि सतत विकास लक्ष्य वाले में सूचकांक में इंडेक्स में क्या है, फिनलैंड नंबर 1 पर है, 165वें स्थान पर है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, भारत 2020 में 117 स्थान पर था। 2021 में भारत की रैंक कितनी है, 120 है, यानी 3 रैंक का हम लोग पिछड़े हैं। फिनलैंड के बाद स्वीडन का स्थान आता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका बेस यहाँ पर बन चुका है, अब आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ओके। तो यही अब हमने बताया कि वहाँ से UNFCCC निकल के आया, तो फिर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की बात हुई, CBD जो होता है तो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन था। मतलब लीगली बाइंडिंग क्या है कि अगर आपने साइन कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तो आपने जो कहा है मतलब आपने कमिटमेंट कर दिया तो आपको करना है।
करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी वगैरह लगेगी अगर आप इस तरह से नहीं करते। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसको बचाने के लिए 3 मेन गोल्स रखे गए। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व करना है, सस्टेनेबल उनका यूज करना है, और अगर कोई बेनिफिट होती है तो उनको शेयर भी करना है। कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज करना है और शेयर भी करना है। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात, जैव विविधता की बात हो रही है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कार्टाजीना प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है। ठीक है, नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल CBD से संबंधित है। अभी आपने देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से, क्लाइमेट चेंज से है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे संबंधित है। तो यहाँ नगोया प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। ओके, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे पीसीएस ने पूछा था कब मनाया जाता है, तो पता नहीं 22 है किसी महीने का, ये आप कमेंट करिएगा, और विद देयर थीम, मतलब इसकी थीम के साथ आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 22 है, 22 क्या है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, ये कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CBD के लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल, नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल, उसके अलावा ऐची, ये ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी रखे गए थे। तो ऐची जो है कि ये भी बायोडाइवर्सिटी को डबल करने के लिए ऐसे करके 2020 तक का टारगेट था, जो पुराना हो चुका है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती है रामसर कन्वेंशन पर। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड से रिलेटेड है, हमेशा प्रतिवर्ष न्यूज में रहता है। और रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इंटर गवर्नमेंटल यानी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी मतलब एक तरह से ट्रीटी साइन हुई है कि मतलब ऐसा करना है। और इसका मेन मकसद क्या है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज, मतलब सही तरीके से उनको यूज करना है। 1971 में इसकी बात हुई थी। इट वॉज अडॉप्टेड इन ईरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971। ईरान के रामसर एक जगह है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एंड केम इनटू फोर्स इन 1975, मतलब पूरे तरीके से लागू हो गया 1975 में, है ना। तो 2 फरवरी को ये हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है, कई बार पूछ चुके हैं, आप नए हैं फिर भी आप कमेंट करिए। ठीक है, कई बार हो गया तो कैसे। तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि रामसर इज़ नॉट एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, आप देखिए, नॉट एफिलिएटेड विथ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन बट इट वर्क्स वेरी क्लोजली विथ द अदर MEAs एंड इज़ अ फुल पार्टनर एमंग द बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्लस्टर ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। उससे रिलेटेड नहीं है, उससे एफिलिएटेड नहीं है ना, उसका एक अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन उससे उसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे UPSC के लिए महत्वपूर्ण है, PCS में इतना ज़्यादा एंट्री मत करिए अंदर। ठीक है, तो रामसर ये है। और उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन UPSC ने सीधे पूछा था कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन ब्रिस्बेन 1996। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है एडॉप्ट किया गया था ब्रिस्बेन में 1996 में। ठीक है, तो गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, एक रजिस्टर है। Montreux Record is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred। जहाँ पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस अकर हो चुके हैं, आर अकरिंग या होने वाले हैं, आर लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। कुल मिला के बात ये है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण वाली स्थिति वहाँ पर हो चुकी है, मतलब वहाँ का पर्यावरण ख़राब हो चुका है या आने वाले समय में होगा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में एक रजिस्टर है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो ब्रिस्बेन 1996 में आया था। ठीक है, घबराना नहीं है। अब यहाँ पर इंडियन वेटलैंड एंड द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इंडियन वेटलैंड केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान का है और लोकटक लेक मणिपुर की इसमें इंक्लूड की गई थी 1990 और 1993 में। पहले केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान का वो आया था 1990 में, फिर लोकटक झील मणिपुर वाली लोकटक झील ओके 1993 में इसमें आए। चिल्का लेक जो है कि 1993 में इसकी एंट्री हुई थी, लेकिन नवंबर 2002 में इसको हटा दिया गया। चिल्का लेक को नवंबर 2002 में हटा दिया गया था। ओके, 2002 में इसको हटा दिया गया और इसको सही समय पर मतलब
जो सेडिमेंटेशन सिल्टेशन वगैरह हो रहा था, उसकी जो उसका पर्यावरण था, लेक की इकोलॉजी धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, उसको सही करने के लिए चिल्का लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी को रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड 2002 में दिया गया था। ठीक है, इसको दिया गया था, लेकिन केवलादेव घाना और लोकटक लेक को अभी भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी भी रखा गया है। भारत के 2 हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गया, आपने देखा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अब रामसर साइट्स क्या है? रामसर साइट्स वही क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब वेटलैंड है, जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है वेटलैंड। और वर्तमान समय की स्थिति बताएं तो 49 भारत में वेटलैंड हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो 49 नंबर का था वो बखीरा था। बखीरा वेटलैंड, बखीरा था, बखीरा, वो है ना गाना, वो कबीरा मांझा अरिजीत सिंह, तो कबीरा से बखीरा, तो कबीरा से बखीरा, तो कबीर, संत कबीर नगर में बखीरा वेटलैंड है। ठीक है, बखीरा वाला वेटलैंड है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, याद रखिएगा। और वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वेटलैंड 10 हो चुके हैं। सर्वाधिक वेटलैंड उत्तर प्रदेश में 10 हो चुके हैं, उनकी संख्या 10 हो चुकी है। और भारत में टोटल वेटलैंड जो है 49 हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी समस्या अब नहीं होनी चाहिए, पूरे तरीके से आपका यहाँ पर ख़त्म होता है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, साइट्स की बात करते हैं। साइट्स क्या है? साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, मतलब जो भी वनस्पति हो या फिर कोई जीव हो, उसके लिए कन्वेंशन किया गया जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उनका अगर ट्रेड होता है, ट्रेड वगैरह की ट्रेड करने की वजह से वो विलुप्त हो जाएंगे आने वाले समय में, तो उसके लिए यह कन्वेंशन है साइट से 1975 में आया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, यूएनईपी ने इसको लेके आया था, यूएनईपी ने। ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, जिसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज यूएनईपी के द्वारा लाया गया है। 1975 में ये आया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इतना जानिए। और इसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 हैं, उसको अभी पीसेस के लिए तो अभी ज़रूरी नहीं। एक ट्रैफिक है, जब यूएनईपी ने साइट्स लेके आया तो ट्रैफिक एक प्राइवेट सेक्टर की तरह, प्राइवेट जैसे WWF हो गया और IUCN हो गया। WWF IUCN ये दोनों मतलब एनजीओ हैं, है ना। ट्रैफिक ट्रेड, देखिए लिखा है, इसका फुल फॉर्म तो नहीं लिखा, हमें याद भी नहीं है। ट्रेड रिलेटेड ऐसे, हाँ, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, नहीं, ट्रेड रिलेटेड मतलब साइट्स की तरह ही है, साइट्स की तरह ही है। ये ट्रैफिक है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क WWF और IUCN के द्वारा 1 साल बाद, यानी वो साइट्स 1975 में आया तो ये 1976 में आता है। ट्रैफिक कैम्ब्रिज यूके में इसका जो है कि ऑफिस है, कैम्ब्रिज यूके में। और इसका हमने बताया अभी आपको कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर कह सकते हैं। तो WWF आयोजित करता है अर्थ आवर प्रतिवर्ष, अर्थ आवर। तो आप बताइएगा 2022 में WWF का अर्थ आवर की डेट क्या थी और इसकी थीम क्या थी, और WWF अर्थ आवर कब से ये कर रहा है। ठीक है, अभी WWF में एक चीज़ और देखेंगे कि WWF का एक वहाँ पर लोगो भी होगा, लोगो में कौन सा जानवर लगा हुआ है। दूसरी चीज़ IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कमेंट करिएगा। और IUCN कब बना था, ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक की बात हो रही। सेम तरीके से एक NGO इसको मॉनिटर करती रहती है, देखती रहती है जो ट्रेड हो रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वगैरह का। ठीक, ओके। अब यहाँ पर आपको CMS कन्वेंशन दिख रहा है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, CMS और बॉर्न कन्वेंशन, इसको बोलते हैं CMS और बॉर्न कन्वेंशन। ये 3 चीज़ों के लिए CMS और बॉर्न कन्वेंशन जो है 3, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए। टेरेस्ट्रियल यानी जो पृथ्वी पे स्थल पे रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और एवियन यानी जो उड़ते हैं, तीनों के लिए है। इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं, CMS और बॉर्न कन्वेंशन। ठीक है, ये भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है मतलब। और ये जो है यूएनईपी के द्वारा इसको भी लेके आया गया था, यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों के लिए याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन स्पीसीज के लिए CMS और बॉर्न कन्वेंशन भी इसको कहते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है, यूएनईपी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। इसमें भी अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 है। तो किस लिए वो देखिएगा। और
भारत ने एक रैप्टार माओ साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इंडिया ने। द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइन रैप्टार माओ ऑन conservation of migratory birds of prey in Africa and Eurasia with the Convention on Conservation of Migratory Species CMS or Bond Convention under the auspices of the United Nations Environment Program UNEP. The CMS aims to conserve migratory species throughout their range. माइग्रेटरी स्पेसीज़, मान लीजिए कोई स्पेसीज़ है उड़ के दूसरे देश से भारत में आती है और यहाँ आप तीर धनुष लेके बैठे हैं, तीर चला दिए, उड़ा दिए उसको, ख़त्म है ना। होता है कि उनका शिकार कर डालते हैं लोग, तो वहाँ से उड़ के आया, माइग्रेटरी स्पेसीज़ है, उड़ा दिए, तीर धनुष लगाए थे उड़ा दिए उसको, या फिर बंदूक मार दिए, तो धीरे धीरे उड़ तो विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं, इंडिया से ट्रैवल करके अफ्रीका तक जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, इसलिए ये लेके आया गया था CMS और बॉन कन्वेंशन। ये टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है और एवियन, तीनों प्रकार के स्पेसीज़ के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ग्लोबल टाइगर फोरम, बहुत ही महत्वपूर्ण, टाइगर वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम कमेंट हो जानी चाहिए आपकी। तो ग्लोबल टाइगर फोरम भी बनाया गया, 14 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के ग्रुप ने बनाया था। ग्लोबल टाइगर फोरम 1994 में फॉर्म हुआ और इसका सेक्रेटेरिएट नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट नई दिल्ली में है। उसके अलावा आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर आपके गुड़गांव में है, भारत में। तो 2 ही 3 है जो सही तरीके से हैं, है ना। और जैसे हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, उसी प्रकार से भारत में उसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया वाराणसी में ना, तो वो था। तो ग्लोबल टाइगर फोरम 14 टाइगर रेंज कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ने मिलकर एक ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया। क्या करने के लिए बनाएंगे टाइगर फोरम? टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, सीधी सी बात है, टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए 1994 में आया था। नई दिल्ली में इसका सेक्रेटेरिएट है। वर्तमान समय में 14 रेंज कंट्रीज़ नहीं रह चुकी हैं, 13 ही टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं। आप भी सर्च करिएगा और कमेंट करके सही करिएगा इसको कि हाँ 13 ही कंट्री हैं। तो अब टाइगर 29 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे। ये आप लोग कमेंट करिएगा इसकी थीम। भारत में नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था 2010 में, रसिया में हुआ था। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड जो है डबल कर दी जाएगी। टाइगर की पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड डबल कर दी जाएगी, है ना। और भारत जो है 2018 में ही टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दिया। 2018 में जब टाइगर सेंसस हुआ था 2967 भारत में टाइगर थे और सर्वाधिक टाइगर 526 टाइगर एमपी में थे, फिर 524 कर्नाटक में थे। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस डेटा के अनुसार 2018 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में टाइगर कितने थे? 173 टाइगर थे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनते रहिए। 2018 में उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर थे और उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर थे। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिए। 173 से 1973 याद कर लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। वर्तमान समय में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 हो चुकी है। 51वां टाइगर रिजर्व था श्रीविल्लीपुथूर मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। 52वां टाइगर रिजर्व था राजस्थान का रामगढ़ विषधारी। 53वां टाइगर रिजर्व अभी जो हुआ है 53 नंबर का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, जो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व भारत में है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 टाइगर रिजर्व हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो गई डिस्कस। आपको सुनाई तो दे दिया होगा और आप अभी भी एक बार क्लियर नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट 30 सेकेंड या 1 मिनट या 30 सेकेंड पीछे जाइए, फिर से देखिए इसको। ओके, ठीक है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम होगा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं पर्यावरण से। जैसे प्लास्टिक फेंक दिए, वो ख़त्म होगा? कभी नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत समय लेता है। तो उसी के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। पूछा जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए है? तो पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए। स्टॉकहोम स्वीडन में 2004 में इसको लेके आया गया था। तो पीओपी के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए है ये। और इसके अलावा जो है कि इसमें देखिए आप लोग इंडोसल्फान इसमें बैन कर दिया गया था। एट इट्स 5th मीटिंग हेल्ड इन 2011 द कॉप एडॉप्टेड एन अमेंडमेंट टू एनेक्स टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन टू लिस्ट टेक्नोलॉजिकल इंडोसल्फान एंड इट्स रिलेटेड आइसोमर्स विद ए स्पेसिफिक एक्सेप्शन।
और यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि डीडीटी, बहुत सी चीज़ें हैं। शुरू में कुछ थी, अब चलिए मतलब इतना याद रखिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड 2004 में आया था, स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी बात हुई थी। दूसरा ये महत्वपूर्ण है, बेसल कन्वेंशन जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट से। ट्रांस बाउंड्री यानी एक देश से दूसरे देश में जब हैजार्डस, जो आपके देश के लिए आपकी अस्वास्थ्यकर जो वेस्ट होता है, उसका अगर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, उसके लिए बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था। ठीक है, बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट से संबंधित है, हैजार्डस वेस्ट से संबंधित है। एंड देयर डिस्पोजल वाज अडॉप्टेड इन 22 मार्च 1989। ठीक है, तो ये इसके लिए है। ओके, और आगे हम बात करते हैं तो रॉटरडैम कन्वेंशन जो होता है, रॉटरडैम, तो स्टॉकहोम, बेसल और रॉटरडैम तीनों इन्हीं सब चीज़ों से हैं, पॉल्यूटेंट से रिलेटेड हैं। इनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से अभी था ये बेसल, उसके पहले पीओपी से रिलेटेड था स्टॉकहोम, अब यहाँ पर रॉटरडैम नीदरलैंड में है। 2004 में इंटर्न इनटू फोर्स हुआ, 2004 में 24 फरवरी। ये लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, याद रखिएगा, ये लीगली बाइंडिंग है। अगर आपने इसमें साइन कर दिया है तो आपके ऊपर बाइंडिंग है ना। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PIC प्रोसीजर टू बिल्ड एन वॉलंटरी PIC प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय UNEP एंड FAO इन 1989 एंड सीज्ड ऑन 24 Feb 2006। तो रॉटरडैम कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है। अगर किसी भी प्रकार का वेस्ट वगैरह कुछ भी आप लेके जा रहे हैं तो आपको पहले प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट आपको एक देना होगा, कि भाई नोटिस देना होगा। कहते हैं ना कि जैसे NOC देते हैं ना, कहते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं कि हाँ आप अगर नौकरी में होते हैं तो NOC देते हैं डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ पर इंटरव्यू के समय आपका NOC देखा जाता है कि हाँ आपके डिपार्टमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसी प्रकार से लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन था UNEP एंड FAO के द्वारा, इसकी बात की गई थी। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी करंट में हुआ है, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए, ये भी लीगली बाइंडिंग है। 1994 में आया था, जिस प्रकार से 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम आया था, वैसे ही ये है। और इसमें बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप यानी सबसे नीचे से आपके गांव के एक कोने से शहर तक लेके आने का इसमें टारगेट है। मतलब कि बॉटम से एकदम ज़मीनी स्तर से उठा के इसमें डिजर्टिफिकेशन को कम करना है, तो बॉटम अप अप्रोच इसमें है। UNCCD 1994 में लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन ये भी है, लीगली बाइंडिंग है। ओके, ठीक है। और इसकी जो है कि UNCCD की COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 नंबर की 2019 में सितंबर में हुई थी, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ठीक है, रिस्टोरर लैंड सस्टेन फ्यूचर, तो थीम अभी याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने टारगेट सेट किया था कि 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर लैंड को रीस्टोर करेगा भारत, 2030 तक का शायद टारगेट था। तो टारगेट कब तक का टारगेट है भारत का, और कितना हेक्टेयर लैंड को डिजर्ट होने से बचाना है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करिएगा। अभी ये 14वें नंबर की भारत में हुई थी, और भारत UNCCD का वर्तमान समय में अध्यक्षता भी कर रहा है, वर्तमान समय में अध्यक्ष भी है भारत। और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभी समय की COP15 अभी हुई है 2022 में। कब हुई है? 2022 में, डेट कहाँ गई? 20 मई के बीच किया गया, इसका आयोजन हुआ है 9 मई से 20 मई। UNCCD का कहाँ पे हुआ है? आइवरी कोस्ट डी आइवर। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका के एबिजान शहर में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 15वें सत्र को संबोधित किया। COP15 मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका आयोजन हुआ, और COP15 का इसमें थीम थी लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, यह अभिसमय ग्लोबल लैंड आउटलुक के दूसरे संस्करण के निष्कर्षों पर आधारित और भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान की परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया प्रदान करता है। UNCCD का प्रमुख प्रकाशन ग्लोबल लैंड आउटलुक भूमि प्रणाली की चुनौतियों को रेखांकित करता है। UNCCD प्रकाशित करता है ग्लोबल लैंड आउटलुक। ओके, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट UNCCD की।
साथ ही परिवर्तनकारी नीतियों और प्रथाओं को प्रदर्शित करता है तथा अस्थायी भूमि एवं जल प्रबंधन के लिए लागत प्रभावी मार्गों को अपनाने की ओर प्रेरित करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने जमीन को रेतीला होने से रोकने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के समझौते COP14 सम्मेलन की मेज़बानी की थी। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 2 सितंबर से 1 सितंबर नई दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में हुआ था तक आयोजित किया गया था। भारत मौजूदा समय में भी इसका अध्यक्ष है। ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण। COP15 कहाँ हुआ और थीम क्या थी और कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री वहाँ पर गए थे। एबिजान शहर में, आइवरी कोस्ट डी-आइवर पश्चिमी अफ्रीका में यह शहर है, वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यूएनसीसीटी की बातें हो गई। 1994 में आया था, लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। ठीक है, अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन अभी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। और हम बता रहे हैं कि हम स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन आया हुआ। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ये 1946 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन आया था। कैम्ब्रिज यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में जापान इससे बाहर हट गया है, मतलब व्हेल को बचाने के लिए, व्हेल मछली को बचाने के लिए तो जापान इससे बाहर हो चुका है। अभी हाल ही में जापान बाहर हो गया कि हम तो व्हेल को पकड़ेंगे भैया, ये व्हेल को बचाने के लिए था। ओके, ठीक है, तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 1946 में आया था। वियना कन्वेंशन आपको सबको पता होगा। वियना कन्वेंशन 1985 में एडॉप्ट किया गया, लेकिन 1988 में इंटर्ड इनटू फोर्स। ओके, ठीक है, और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इफोर्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स फॉर द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और दूसरी चीज़, द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड इट्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन क्या है? वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन बस यही कहता है कि प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को, लेकिन इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कहता है कि सब्सटेंसेस, कौन से ऐसे सब्सटेंस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओजोन को तोड़ती हैं, ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत CFC वगैरह को बैन किया गया। और इसमें आगे किगाली एग्रीमेंट आता है। किगाली एग्रीमेंट भी आता है HFC को ख़त्म करने के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। द किगाली एग्रीमेंट फॉर HFC's रिडक्शन विल बी बाइंडिंग ऑन कंट्रीज फ्रॉम 2019 से बाइंडिंग हो चुका है। अंडर लीगली बाइंडिंग किगाली एग्रीमेंट 197 कंट्रीज हैव एग्रीड टू टाइमलाइन टू रिड्यूस द यूज HFC बाई 85% ऑफ देयर बेस लाइन बाई 2045। तो किगाली एग्रीमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए था, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा था। और वियना कन्वेंशन जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए था किसको? ओजोन लेयर को। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को तोड़ रहे हैं उसके लिए। अब उत्तर प्रदेश BCS में पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा कि वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर नई वाली थीम 2022 वाली आ चुकी होगी तो ये कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये वियना कन्वेंशन हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट याद रखिएगा, HFC के लिए 2019 से बाइंडिंग है कंट्रीज पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। GIAHS ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। UPSC यहाँ से क्वेश्चन 2017-2018 की पेपर में पूछ लिया। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वाले सिस्टम हैं जो बहुत पुराने तरीके से हो रहे हैं, कुछ अलग टाइप से हो रहे हैं। तो भारत में 3 है और इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको वो करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको देखता है और इसको अलग अलग देशों में देखिए किया है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो है, परंपरागत खेती वाला सिस्टम कोरापुट उड़ीसा का, ये भी इसमें है। बिलो सी लेवल फार्मिंग, बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है, सी लेवल से नीचे फार्मिंग होती है कुट्टानाड केरला में, सर्च करिएगा यूट्यूब पर देखिएगा। और कश्मीर वैली का पंपोर रीजन भी इसमें ऐड है। तो भारत की 3 क्षेत्र हैं जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम में है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो किया जाता है। तो फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है कमेंट करिएगा, और जहाँ पर भी हेडक्वार्टर है वहाँ पर कौन सी नदी फ्लो होती है, मतलब कौन सी नदी उस शहर में होती है ना, ये कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए। मीनामाटा कन्वेंशन पता ही है मरकरी के लिए, मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी मरकरी मरकरी, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। कन्वेंशन जो है कि मीनामाटा इंटर हो गया, फोर्स हो गया अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में। ठीक है, अगस्त 2017 में मरकरी 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 मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के लिए है। ठीक है, जापान में मीनामाटा जगह के नाम पे पड़ा है। अब यह है GEF, UPSC ने एक क्वेश्चन यहाँ से खींच के मारा,
यूपीएससी ने पूछा जीईएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, जीईएफ क्या है भाई? जीईएफ वाज इस्टेब्लिश इन 1991, 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन विथ यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी और यूएनईपी, प्रोवाइड फंडिंग टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यूएनडीपी और यूएनईपी ने बनाया इसको। यूएनडीपी और यूएनईपी ने 1991 में, 1991 में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बनाया यूएनडीपी और यूएनईपी ने, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना, कार्यक्रम। ये दोनों, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट करिएगा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट करिएगा दोनों। ओके, 1991 में जीईएफ आया और इसमें जो है कि इसका फोकस एरियाज जो हैं आप याद रखिएगा, बिहार पुलिस, POLIC, बिहार पुलिस। बी से हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पी से हो जाएगा आपका POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ओ से हो जाएगा ओजोन लेयर, एल से आपका हो जाएगा लैंड डिग्रेडेशन, आई से अब हो जाएगा इंटरनेशनल वाटर और सी से हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। मतलब सबके लिए इसके ये फंडिंग करता है जीईएफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो 1991 में वर्ल्ड बैंक से कंसल्ट करके यूएनडीपी और यूएनईपी ने बनाया था फंडिंग के लिए। ओके, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं घटना चक्र वगैरह में। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, बड़ा न्यूज में रहता है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है। तो आईपीसीसी कब बना भैया, कहाँ है? चला देखा जा। 1988 में यूनियन जनरल असेंबली ने अडॉप्टेड रेजोल्यूशन इन दिसंबर 1988 ऑन द सब्जेक्ट एंड इट द यूएनईपी और WMO प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 में यूएनईपी और WMO का यह प्रपोजल था, WMO और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कि एक आईपीसीसी बनाया जाए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी बना 1988 में बना। इट वाज इस्टेब्लिश बाय यूएनईपी एंड WMO इन 1988 टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ अ क्लियर साइंटिफिक व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड क्लाइमेट। विश्व के पर्यावरण के साथ, विश्व के क्लाइमेट के साथ क्या चल रहा है, इस पर रिपोर्ट जारी करना, क्लियर एंड साइंटिफिक रिपोर्ट जारी करना, जिसको 1988 में WMO और यूएनईपी ने वो किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और द सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट्स ऑल द आईपीसीसी वर्क एंड liaisons with government. The secretariat is supported by WMO, UNEP and hosted at WMO headquarter in Geneva. इसका सेक्रेटेरिएट WMO के हेडक्वार्टर में ही है, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है आईपीसीसी का। इट इज़ ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड WMO। करंटली 1.5 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द आईपीसीसी। बताइएगा आईपीसीसी में कितने मेंबर हैं, आप सर्च करके, है ना। ठीक है, द इनिशियल टास्क फॉर द आईपीसीसी, मतलब पूरे तरीके से क्लियर साइंटिफिक व्यू देना है। आईपीसीसी इज़ अ साइंटिफिक बॉडी। It reviews and assesses the most recent scientific, technical, socio-economic information produced worldwide relevant to understanding of the climate change. Okay? और दूसरी चीज़, thousands of scientists from all over the world contribute to the work of the IPCC on a voluntary basis. अपनी इच्छा के अनुसार हजारों साइंटिस्ट लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, फ्री में काम करते हैं, इच्छा के अनुसार। आप भी कर सकते हैं, हजारों साइंटिस्ट इसमें कार्य करते हैं, याद रखिएगा, हजारों साइंटिस्ट वॉलंटरी बेसिस पे। यूपीएससी वाले इस स्टेटमेंट को बहुत क्लियर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये है आईपीसीसी 1988 में बना, यूएनईपी WMO ने बनाया 1988 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, WMO के हेडक्वार्टर में ही है। आईपीसीसी ने 2022 में 28 फरवरी 2022 को क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडाप्शन एंड वल्नरेबिलिटी शीर्षक से रिपोर्ट जारी कर दी और भारत को बहुत ज़्यादा ही फोकस किया और भारत से रिलेटेड बहुत सी रिपोर्ट उसने बताया कि चेतावनी दी कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं और बाढ़ तथा सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। भारत और पाकिस्तान को बताया। रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता है तो भारत में वेट बल्ब तापमान, जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है, 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जो मनुष्यों के लिए घातक है ना। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सबसे बड़ी शहरी अनुकूलन उपायों के साथ दक्षिण एशियाई देशों में से एक है, इन योजनाओं को असमान वित्त पोषण और प्राथमिकता से बाधित किया जाता है। और रिपोर्ट के जारी होने से पहले भारत सरकार ने
वार्ता में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बयान में कहा कि भारत ने रिपोर्ट के निष्कर्षों का स्वागत किया है। आईपीसीसी के अध्ययन के अनुसार हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर पिघलने से नदी के जल प्रवाह में अस्थायी रूप से सुधार हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर द्रव्यमान में दीर्घकालीन नुकसान के कारण यह अल्पकालिक होगा। दूसरी चीज़, मानसून में बदलाव का कृषि और मत्स्य पालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 2050 तक ये बता रही है रिपोर्ट कि 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पादन जो है 8.62% घटने की उम्मीद है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा 2050 तक। और 2080 तक गोल्डन एप्पल स्नेल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, फसल की पैदावार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो गोल्डन एप्पल स्नेल 2080 तक एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, फसल की पैदावार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये भी बताया गया आईपीसीसी की रिपोर्ट में, है ना। आपने तो आईपीसीसी का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसकी रिपोर्ट भारत के प्रति क्या आई है, वो भी आपने देख लिया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इंडिया में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं। इंडिया जो है कि पहला देश है विश्व में, जैसे कि आप पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी देखेंगे। आर्टिकल 48A ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप 51A भी देखेंगे, 51A यानी मूल कर्तव्यों में भी जी नंबर वाला होगा, जी ही होगा, वहाँ पर भी पर्यावरण के बारे में बातें की गई हैं, है ना। आपका भी कर्तव्य है कि पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ वगैरह को बचाना। और तीसरी जगह आप देखेंगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में भी आप देखेंगे कि पर्यावरण आपका राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आपका अधिकार है। तो आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपी और आपके मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तीनों में दिया गया है। पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें आपसे यूपीपीसीएस खेल सकता है कि कहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और 48A आर्टिकल में ऐड किया जाता है पर्यावरण से चीज़ें। ओके, 5 जून 1972 को इन्वायरमेंट वाज फर्स्ट डिस्कस्ड एज एन आइटम ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा इन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम एंड देयरफॉर 5 जून इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अभी तो हम 1987 की बात की, 1992 की बात की, लेकिन ऑन 5 जून 1972 इन्वायरमेंट वाज फर्स्ट डिस्कस एज एन आइटम ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा इन द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम एंड देयरफॉर 5 जून इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना। तो 5 जून को ही ये सब डिस्कस हुआ था पहली बार, इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी हुआ ना, तो 5 जून प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून से। तो 5 जून 2022 को होस्ट कंट्री कौन सा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, और 5 जून की इस वर्ष की थीम क्या है, आपके सामने 5 जून है ना, तो उसकी थीम क्या है ये भी आप कमेंट करिएगा। होस्ट कंट्री कौन है और पिछले वर्ष होस्ट कंट्री कौन था वो भी आप कमेंट करिएगा। यूपी स्पेशल के लेक्चर में हमने बताया है। ओके, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, बस इतना याद रखिए। हाँ, कुछ यहाँ पर और चीज़ें दी गई हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन 1972 फॉलोड बाय द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पहले 1988 में आया, फिर 1988 में उसमें अपडेट किया गया। एयर प्रिवेंशन से संबंधित 1981 में आया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, 1972 में WPA 1972 में है। ओके, और फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981 में, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है। ये सब पूछे जाते हैं, आपसे सुमेलित करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आप प्रोजेक्ट टाइगर देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए शेड्यूल एनिमल ऑफ WPA में है। शेड्यूल 1 जो यहाँ पर है कि शेड्यूल लिस्ट ऑफ WPA 1971, तो शेड्यूल 1 एंड पार्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 और दूसरा पार्ट जो है शेड्यूल 2 का, अनुसूची 1 और दूसरा पार्ट जो है अनुसूची 2 का, इसमें क्या होते हैं एनिमल जो लिस्ट किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसमें, ठीक है, शेड्यूल में, तो इसमें जो पहले वाले और पार्ट सेकंड 2 में जो हैं एनिमल, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि WPA के शेड्यूल 1 में है,
ये वाला जंतु भारत का। डुगोंग सी काऊ WPA शेड्यूल 1 में है, टाइगर WPA शेड्यूल 1 में है, ऐसे करके आते हैं, स्टेट में दे देता है, फिर वहीं नीचे स्टेट में दे देंगे कि IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। जैसे अभी आपने देखा कि लाल चंदन, जो पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाला जो चंदन था ना, जो पलानी हिल्स वगैरह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इंडेमिक है वहीं का, तो उसमें देखिए उसको IUCN ने इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है ना, इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है उसको, ठीक है। तो ये स्मगलिंग वगैरह और ट्रेड वगैरह से बचाने के लिए शेड्यूल में रखा गया, ज़्यादा प्रोटेक्शन है। और शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में भी रखे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम है। और शेड्यूल 5 में जो एनिमल रखे गए हैं वो वर्मिन कहे जाते हैं, विच कैन बी हंटेड। मान लीजिए नील गाय है, नील गाय को बिहार सरकार ने शायद एक बार कहा था कि इनको मार दिया जाए, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में बंदरों को मारने का आदेश दे दिया गया था। वर्मिन है, अगर इंसानों की ज़मीन मतलब इंसानों का जो फसलें हैं अगर उनको बर्बाद कर रहे हैं तो उसको मारने का आदेश दिया जा सकता है। वर्मिन है, शेड्यूल 5 में ये चीज़ें लिखी गई हैं। WPS 1972, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बोर नहीं होना है। शेड्यूल 6 जो है उसमें प्लांट्स वगैरह की बात है कि कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड, ETC या प्लांट्स एंड डेरिवेटिव लिस्ट इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड। प्लांट वगैरह की बात इसमें है, वर्मिन की बात 5 में है। शेड्यूल 3 एंड 4 में थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन है, और शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन में है, उनको मारा नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर और कौन सी चीज़ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है, 1986 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, और इसमें जो है कि द जेंसिस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 इट is in the Article 48 TPSP 51A fundamental duties of the Indian Constitution. The Act empowers the central government to take all appropriate measures to prevent and control pollution and to establish effective machinery for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and protecting controlling, मतलब ओवरऑल प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 आया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 के थ्रू कई ठो और लेजिस्लेशन भारत में आए, है ना। एयर प्रिवेंशन वाला याद रखिए, कभी ये भी मिलाने के लिए दे देंगे, 1981 में था जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, याद रखिएगा, है ना। जिन चीज़ों को हम कई बार बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आती है, जिसमें कहा गया कि भारत के वनों पर मतलब पूरे तरीके से 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, वन का टारगेट है। और अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR की रिपोर्ट आई है, जो 17वीं रिपोर्ट है, 1987 से प्रतिवर्ष जारी हो रही ना, 2 वर्षों में जारी की जाती है। 17वीं रिपोर्ट है, जिसमें फॉरेस्ट कवर भारत में प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहा है, 24.62 शायद है, क्लियर नहीं है हमें, 24.62% है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश की धरती का कर देना है कितना, 15% तक फॉरेस्ट कवर कर देना है। कई जगह पे डेटा पर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 6.15% बताया गया है। यूपी स्पेशल कलेक्चर में शायद हमने 6.88 बता दिया है, वो भी कहीं डेटा दिया गया था, तो 6.15 दिया है। घटना चक्र में भी, घटना चक्र करंट में भी, घटनासार में भी यही दिया गया है, 6.15%। ओके, टोटल 9 कुछ % है भारत उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो याद रखिएगा 2030 तक उत्तर प्रदेश का टारगेट है सरकार के 15% करने का। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो है 33% पूरे भारत की धरती का फॉरेस्ट करने की बात करते हैं। और ISFR की रिपोर्ट 2021 वाली देख लीजिएगा। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत में 2002 में आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्यों आएगा भैया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, वही चीज़ें। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछा जा सकता है कब आया, 2002 में UPPCS में। और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के मतलब 2002 में भारत में आया, जब उसके पहले वहाँ पे हो चुका था। NGT की बात करें, बहुत पेटेंट क्वेश्चन UPPSC का है, लोक सेवा आयोग का, ऐसा लगता है कि बहुत करीबी आदमी है। NGT, द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है। द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NGT फॉर द इफेक्टिव
and expeditious disposal of cases relating to environment protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal rights relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith are incidental thereto. The NGT Act 2010, NGT Act 2010 में आया कि भैया अब जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होंगे सीधे यहीं पे इसी ट्रिब्यूनल के पास पहुंचेंगे, इसी अधिकरण के पास पहुंचेंगे, इसी ट्रिब्यूनल के पास पहुंचेंगे और यही अब डिसाइड करेगा। एनजीटी इज़ मैंडेटेड डिस्पोज द केसेस विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर पूरा केस जो होगा उसको डिस्पोज करना है एनजीटी को, है ना। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी इंडिया हैज़ ज्वाइन द डिस्टिंग्विश्ड लीग ऑफ कंट्रीज दैट हैव अ डेडिकेटेड एडजुडिकेटिव फोरम टू एड्रेस एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री, इंडिया तीसरा देश है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जिसके पास इस प्रकार का ट्रिब्यूनल है, इस प्रकार का अधिकरण है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद 6 महीने में केसेस डिस्पोज कर रहे हैं। एनजीटी की डेट भी पूछी जाती है, डेट एनजीटी कब आया था। 2010 में तो आया है एनजीटी एक्ट, लेकिन आया कब है और एनजीटी के वर्तमान समय में चेयरमैन या अध्यक्ष जो भी कहेंगे, चेयरमैन कौन है ये आप कमेंट करिएगा। कमेंट करिए। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपको भी एकदम करंट से अपडेटेड रहिए, अपडेट रहिए एकदम पूरे तरीके से। यहाँ पर अपडेटेड पूरे तरीके से आपको लेक्चर पूरा मिल रहा है, पूरा अपडेटेड। हमने आईपीसीसी बताया 1988 वाला, तो हम आईपीसीसी की रिपोर्ट भी बताए हैं। उसके अलावा हमने WMO यूएनईपी के बारे में बताया, तो उसके सामने जो चीज़ें वो भी बता रहे हैं। UNFCCC बताया तो हमने COP26 जो आपके सामने उसको बताया। UNCCD की बात की तो UNCCD का जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई है उसके बारे में भी बताया। तो इस प्रकार से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। यही इस फील्ड का, यही सिविल सर्विसेज का मतलब एक तरह से कहेंगे कि यही इसका एक मूल मंत्र है निकालने का इसे, है ना। अब वो पुराना ज़माना गया कि एक किताब खरीद लिए उसी को रट रहे हैं, पलटे पड़े हैं, उसको लाल कर दे रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, इतना कलर कर दे रहे हैं कि फिर क्या बताएं। उसमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे साथ एक लड़का रहता था बहुत पहले, वो पूरी किताब को कलर कर डालता था, पूरी लाइन रेड 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 पूरा। अब उसकी किताब जो उठाए तो हम कहते थे तुम एक काम किया करो, जहाँ किताब छपती है वहीं पे फ़ोन कर दो कि हमारी पूरी किताब जो है उसको एक बार जब आप लोग टाइपिंग करते हैं तो पूरे पे अंडरलाइन एक साथ आल पे कर दीजिए अंडरलाइन, उसके बाद तुम्हारी अलग से किताब निकलवा दिया करो कि हमारे पूरे पे अंडरलाइन कर दो और कलर जो चाहिए वो ले लिया करो पूरा अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। एनजीटी के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ ए स्टैच्यूटरी बॉडी ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री। स्टैच्यूटरी बॉडी है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, was set up in 1962 in accordance with the section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के एक्ट के थ्रू बना। कब? 1962 में बना। और इस प्रकार का काम करने वाला, इस प्रकार का बोर्ड होने वाला भारत विश्व में पहला देश है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल pioneered the setting of the board with its headquarter at चेन्नई। मतलब श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल फेमस थी, किस मामले में फेमस थी ये आप कमेंट करिएगा। तो हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में था, लेकिन अब हरियाणा में शायद कर दिया गया है, चेक करिएगा आप लोग, अगर हरियाणा में हो गया हो तो वो भी हमें बताइएगा। ओके, तो ये क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में बना, उसके थ्रू बना था, स्टैच्यूटरी बॉडी है और 1962 में यह सेटअप हुआ और इस प्रकार का कार्य करने वाला विश्व में भारत पहला देश है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आपको दिख रहा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है, NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू बनी है अथॉरिटी, इसलिए स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी है, ऑटोनॉमस बॉडी है एंड इट परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इशूज़ ऑफ कंजर्वेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू बनी है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, स्टैच्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, ये 2003 में सेटअप हुआ है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे UP PCS पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, मिलाओ
1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, मिलाओ बाबू। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993। स्नो लेपर्ड वाला वो सिक्किम और हिमालय कब शुरू हुआ, मिलाओ बाबू। तो मिलाओ बाबू, ठीक है। तो ऐसे याद करना पड़ता है, इसलिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब आया, तो मिलाओ बाबू 2002 में, है ना। बाबू बच्चा कुछ भी। चलिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो स्टैच्यूटरी बॉडी ये भी है। ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू बना है ना, 1972 के थ्रू बना है, जून 2007 में बना। स्टैच्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू बना है और स्टैच्यूटरी बॉडी है 2007 में बना है। बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है कि 2009 में बना था। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 में बना। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी फरवरी 2009 में बना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक, ओके। एक्ट के थ्रू बना है तो स्टैच्यूटरी बॉडी हो ही जाएगा। अब 1 घंटे से ऊपर लेक्चर जाने वाला है, लेकिन हम भी ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म का मतलब कि अब आखिरी पॉइंट था, अब ख़त्म, 1 घंटा हो गया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनजीओ है 1998 में फाउंड की गई थी। एनजीओ है, एम टू कंजर्व नेचर स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड थ्रेटेंड हैबिटेट्स इन पार्टनरशिप विथ कमिटीज़ एंड गवर्नमेंट्स। तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया याद रखिएगा, एनजीओ है, 1998 में फॉर्म की गई थी। ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी फरवरी 2009 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 के थ्रू ये बना है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 के थ्रू 6 जून 2007 को बना है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू 2003 में बना, स्टैच्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, ओके। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के थ्रू बना है, 1962 में स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी एनजीटी जो कि एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू बना है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा ऐसा देश भारत हो गया था जो इस प्रकार का ट्रिब्यूनल है। 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्टें देते हैं। जो इनके अध्यक्ष वगैरह हैं, गोयल जी या कोई है तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% भारत के क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, ऐसा टारगेट है। और इसीलिए ICFR की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती रहती है। 2021 की रिपोर्ट को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 में आया था, पूरे तरीके से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया। शेड्यूल 5 याद रखिएगा। वर्मिन इसमें होते हैं, वर्मिन कहे जाते हैं जिनको विच कैन बी हंटेड, मारा जा सकता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, ओके। आर्टिकल 48A वगैरह वगैरह। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 आया, ठीक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव मेड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पहला देश है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न रखने वाला, अपने संविधान में पहला देश है विश्व का भारत, ओके, ठीक है। 5 जून को ये हुआ था जो, तो इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। वो चीज़ें हमने आपको बता दिया और बाकी चीज़ें हमने IPCC की रिपोर्ट वगैरह आपको अपडेट एकदम करके पूरी सब चीज़ें बता दी, ओके। यहाँ पर मटेरियल कई जगह से लिया गया था, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी। फ़ोटो खींचना भी बड़ी ही बात हो जाती है ना। तो ठीक है, आपको कैसा लगा लेक्चर, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिए। किस प्रकार का लेक्चर आपको यह लगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका हम एक लेक्चर आपको और देंगे, संभवतः वह 1 घंटे का लेक्चर होगा और आपका इन्वायरमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो आपसे कमेंट की अपेक्षा है, कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसा लेक्चर रहा, आपको कुछ इससे प्राप्त हुआ कि नहीं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक्टिव लिसनर वही है जो फीडबैक देता है अपने शब्दों में। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।